Hello everyone, Nikhar here from Fatma Teachers Training College Ranchi. As you know that in this series we are discussing about the various points and topics of intelligence. In this session we will discuss about theories of intelligence. जैसे बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत के बारे में आप जानते होंगे तो एक एक करके उन सभी बुद्धि के सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांत में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में बहुत सारे सिद्धांतों को हम लोगों को पढ़ना होता है। जैसे एक है एक खंड का सिद्धांत, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, फिर तीसरा है सामान्य तत्वों वाला सिद्धांत। मैं एक एक करके इसके नाम भी बताऊंगा और इसके पीडीएफ नोट्स भी ग्रुप में डाले जाएंगे। डोंट वरी, यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है तीन खंड का सिद्धांत, फिर है बहुखंड सिद्धांत। बहुखंड सिद्धांत के बाद आता है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत या मात्रा सिद्धांत। चूंकि थॉर्नडाइक का दिया हुआ ये सिद्धांत है तो अपने आप में ये महत्व रखता है। इसके बाद आता है थॉमसन का वर्ग घटक सिद्धांत, यानी थॉमसन्स सैंपलिंग थ्योरी। इसके बाद आता है सिरिल बर्ट का क्रमिक महत्व का सिद्धांत। क्रमिक महत्व का सिद्धांत। और लास्ट में हम लोग देखेंगे, ऐसा नहीं कि ये पहले और आगे पीछे दिया गया है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन लास्ट में हम लोग देखेंगे गिलफोर्ड के सिद्धांत को या गिलफोर्ड के मॉडल को। गिलफोर्ड का मॉडल वास्तव में इन सभी सिद्धांतों में से सबसे ज्यादा ट्रिकी है और यहां से क्वेश्चंस अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। ये नेट तक के टॉपिक को कवर करता है, सीटेट से लेकर के नेट तक के टॉपिक को कवर करता है। तो बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों में से, जैसे टोटल 8 सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें सर्वप्रमुख सिद्धांत, सर्वप्रमुख कहना गलत होगा, आप कह सकते हैं कि पहला सिद्धांत है एक खंड का सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत हो गया एक खंड का सिद्धांत, और यह सिद्धांत दिया हुआ है बिने के द्वारा, इसलिए इसे हम लोग बिने का तत्व सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है बिने का तत्व सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत, बिनेट्स यूनिफैक्टर थ्योरी। बिने का स्पेलिंग है BINET, बिनेट्स यूनिफैक्टर थ्योरी। बिने का तत्व सिद्धांत या एक खंड का सिद्धांत, ये वही बिने है, साइमन और बिने वाले, जिन्होंने बुद्धि को मापने के लिए फार्मूला वगैरह बनाया है। ठीक है, बुद्धि परीक्षण में इनका इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये वही बिने है। तो बिने का पूरा नाम आपको पूछ सकता है कभी, ऐसे भी जानना चाहिए, जनरल फैक्ट है। तो बिने का पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने। और इनके सिद्धांत का समर्थन किया है टर्मन ने, टर्मन, स्टर्न और एबिगस। टर्मन, स्टर्न और एबिगस। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछा जाता है कि ये मनोवैज्ञानिक किस देश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो टर्मन और स्टर्न यूएस से हैं, जबकि एबिगस जर्मनी से। टर्मन और स्टर्न यूएस से हैं और एबिगस जर्मनी से। आउट ऑफ फैक्ट एक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं अभी कि मनोविज्ञान में शुरुआती दौर में जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए, सबका संबंध जर्मनी से रहा है। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है, लिप्जिग यूनिवर्सिटी,
लिप्जिग यूनिवर्सिटी से ही आरंभिक दौर के लगभग सभी के सभी मनोवैज्ञानिक निकले और इन सब का पूर्वज कहा जाता है विलेम वुंट को। विलेम वुंट के ही शिष्य हैं घुमा फिरा करके मैक्सिमम शुरुआती मनोवैज्ञानिक जो हैं वो विलेम वुंट के ही शिष्य हैं और सबका संबंध लिप्जिग यूनिवर्सिटी से। जर्मनी और यूएस को जोड़ने वाली भी एक कड़ी थी। इस कड़ी का नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने इसको अमेरिका तक, यूरोप तक, अलग अलग जगहों तक पहुंचाने का काम किया। इसके बाद जो नया मतलब कह सकते मनोवैज्ञानिकों का फौज निकला वो फिर यूएस का दबदबा वाला था। अब जर्मनी पीछे छूट गया और यूएस बहुत आगे निकल गया, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स इनका है बीएफ स्किनर का। ठीक है, बीएफ स्किनर पूरी तरह से अमेरिका के, और अमेरिका में आप जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज वहां, लेकिन हार्वर्ड का सबसे ज्यादा माना जाता है वहां। ठीक है, तो लिप्जिग के बाद ही अमेरिका का स्थान आता है। सबसे पहला जर्मनी का है, जो शुरुआती दौर के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो सबके। विलियम जेम्स के बाद जो भी आएंगे तो आपको थोड़ा वहां पर सतर्क रहना पड़ेगा कि कहाँ के हैं और किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं। जैसे वाटसन का नाम लिया जाता है तो वाटसन के ही शिष्य रहे हैं स्किनर वगैरह, या उनको फॉलो करते हैं वो लोग। तो वाटसन पूरी तरह से अमेरिकी मन मतलब मन मिजाज के थे, अमेरिकी मानसिकता के थे। लेकिन वाटसन से पहले विलियम जेम्स का स्थान आता है, और विलियम जेम्स वो कड़ी थे जो जर्मनी को और अमेरिका को जोड़ रहे थे। इनका सारे जगहों पर पहुंच था। ठीक है, वाटसन के बाद फिर अमेरिका इसमें बहुत आगे निकलता चला गया। तो ये समर्थक लोग हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक खंड के सिद्धांत पे बात रुकी नहीं, और भी सिद्धांत लाए गए। इसका मतलब है कि इस सिद्धांत का विरोध भी हुआ होगा या इससे असहमति लोगों ने जताई होगी। तो इससे असहमत होने वाले थे डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन इस सिद्धांत से असहमत थे, उन्होंने इसकी आलोचना की थी। ठीक है, जैसे आपसे एक पूछ सकता है कि विनय के तत्व सिद्धांत का समर्थन इनमें से किसने नहीं किया था, तो तीन नाम तो पहले से मौजूद है। चौथा नाम आ जाएगा कि डॉक्टर जॉनसन, और डॉक्टर जॉनसन असहमत थे इनसे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये देखते हैं, बहुत लंबे में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, शॉर्ट में हम लोग केवल यहां देखेंगे कि एक खंड का सिद्धांत वास्तव में है क्या चीज। तो किताबी भाषा में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो नोट्स आपको मिल जाएगा, उस नोट्स को देख करके भी आप समझ जाएंगे, आप पढ़ लेंगे। मैं यहाँ आपको सिर्फ समझा देता हूं कि एक खंड का सिद्धांत ये कहता है कि एक जगह पर अगर आपने कोई दक्षता हासिल कर ली है तो वो दक्षता दूसरे जगह भी आपका मदद करती है। बात समझ में आ रही है? एक जगह किसी एक काम में भी अगर आप एफिशिएंट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अन्य क्षेत्र में भी एफिशिएंट होते चले जाएंगे। ये सिद्धांत जो है, इसी को एक खंड का सिद्धांत या विनय का तत्व सिद्धांत कहा जाता है। जैसे जो लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये कह रहे हैं कि बुद्धि वह एकल शक्ति है जो एक समय में व्यक्ति को एक ही कार्य करने को अग्रसर करती है। अतः किसी व्यक्ति की एक विशेष क्षेत्र में भी निपुणता अन्य क्षेत्र में भी निपुणता सिद्ध करती है। ये किताबी लाइन है। ठीक है, इसको पढ़ करके हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सीधी सीधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक फील्ड में आगे निकल गया, किसी एक फील्ड में वो अच्छा कर रहा है या उसमें वो एफिशिएंट हो गया, दक्ष हो गया, स्किल्ड हो गया, तो उसका प्रभाव उसके अन्य क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा। बुद्धि के रेफरेंस में ये बात कही गई है, तो इसका मतलब है कि किसी एक क्षेत्र में अगर हमारी बुद्धि जागृत हो गई, विकसित हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस विकसित बुद्धि का फायदा हमें अन्य क्षेत्रों में भी मिलेगा।
ये पूरा का पूरा निचोड़ है एक खंड के सिद्धांत का। इसको आप आउट ऑफ ट्रैक ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी एक प्रोफेशन को आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि वो पढ़ाता है, टीचर है, और वो टीचिंग में निपुण हो गया, टीचिंग के क्षेत्र में वो स्किल्ड हो गया, एफिशिएंट हो गया। तो माना जा रहा है इस सिद्धांत के तहत कि वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इतना ही एफिशिएंट होगा। तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक जगह पर एफिशिएंट हो जाए तो दूसरे जगह भी हो जाए। जैसे टीचिंग की बात आप देखेंगे, जो बहुत अच्छे टीचर रहे हैं, ठीक है, अगर उनको आप देखेंगे तो हो सकता है वो खेल में बहुत पीछे रह जाते हो। कोई ऐसे हो जो खेल में भी आगे रहते हो, पढ़ाई मतलब टीचिंग में भी आगे हो सकता है कि वो बहुत अच्छा नहीं गा पाते हो। ठीक है, गाने में क्या आपको ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करके ठीक उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, आप एफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि में अगर ये बात होती कि एक जगह की एफिशिएंसी दूसरे जगह हमारे काम आती, तो सारे के सारे लोग किसी एक फील्ड में महारत हासिल करते और ऑलराउंडर बन जाते। ऐसा तो नहीं है कि बॉलिंग बहुत अच्छा करने वाला बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता है। हाँ, कुछ ऑलराउंडर है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके जरूर हैं, लेकिन सभी जगहों पर इक्वली ये बात लागू नहीं होती है। ये भी एक फैक्टर है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से इस सिद्धांत की आलोचना की गई और दूसरा सिद्धांत निकल करके सामने आया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बुद्धि का दूसरा सिद्धांत कौन सा है। तो दूसरा सिद्धांत है दो खंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। दो खंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत। इसको स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, यानी स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत 1904 में दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया, यानी इसके फाउंडर हैं, इस सिद्धांत के फाउंडर हैं स्पीयरमैन, और ये थ्योरी दी गई 1904 में। इसमें ये बात कही जा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति में दो तरह की बुद्धि होती है, एक है सामान्य बुद्धि और दूसरी है विशिष्ट बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। और चूंकि ये दो बुद्धि की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत कहा जा रहा है। ठीक है, स्पीयरमैन थ्योरी आप इसे कहिए या द्विखंड सिद्धांत कहिए, यानी बुद्धि के दो खंड होते हैं। पहला खंड हो गया सामान्य बुद्धि और दूसरा हो गया विशिष्ट बुद्धि। तो जो जनरल एबिलिटी है उसी को नाम दिया गया जी फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस को, यानी प्रथम खंड को नाम दिया गया जी फैक्टर और दूसरे खंड को नाम दिया गया एस फैक्टर। ये जो शॉर्ट नेम्स है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग साइड में कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि एस आर थ्योरी जैसे बार बार हम लोग बोलते हैं तो हर जगह स्टिमुलस रेस्पॉन्स तो यूज नहीं करते ना, एस आर यूज करते हैं। तो वैसे ही जी से जी फैक्टर और एस से एस फैक्टर, ये दोनों खंड मिलाकर के बनता है द्विखंड का सिद्धांत स्पीयरमैन का। तो नाम से यह स्पष्ट है कि सामान्य कारक व्यक्ति की सभी मानसिक शक्ति सभी मानसिक क्रियाओं में निहित होती है। ठीक है, जो सामान्य कारक है बुद्धि को निर्धारित करने वाला, सॉरी, बुद्धि का जो जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है, वो उसकी समस्त मानसिक क्रियाओं में निहित होती है। लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण इस कारक की मात्रा में अंतर पाया जाता है। किसी में हो सकता है ये अधिक मात्रा में हो और किसी में कम मात्रा में भी हो। तो स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य योग्यता सभी व्यक्तियों में
कम या अधिक मात्रा में होती है, लेकिन होती जरूर है, अनिवार्य रूप से मौजूद होती है। तो जी फैक्टर को आप समझ सकते हैं कॉमन फैक्टर के रूप में। बुद्धि का वो हिस्सा जो सामान्य क्रियाकलाप को करने में या सामान्य मानसिक क्रियाओं में संलग्न होती है, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में यह अपना योगदान देती है। तो यह सभी व्यक्ति में कम या अधिक मात्रा में मौजूद होती है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि यह जन्मजात होती है। दूसरा है कि ये हमेशा एक समान रहती है। जन्म से जितना प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल उसी मात्रा में हमेशा मौजूद रहेगा सबके पास। इसके साथ साथ ये सभी मानसिक क्रियाओं में प्रयोग में लाई जाएंगी, सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में उपयोगी होंगी। ठीक है। अगला है कि प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न होती है। प्रत्येक व्यक्ति में इसकी मात्रा भिन्न होती है। अगला पॉइंट है कि जिस व्यक्ति में इसकी मात्रा जितनी अधिक होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होगा। जिस व्यक्ति में यह मात्रा जितनी अधिक होगी, वह उतना ही अधिक सफल होगा। ठीक है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामान्य बुद्धि के कारण ही भाषा में, विज्ञान में और दर्शन शास्त्र में सफलता प्राप्त होती है। भाषा में, विज्ञान में और दर्शन शास्त्र में सफलता प्राप्त होती है। यह सामान्य बुद्धि का रूप है, या सामान्य बुद्धि को आप इस रेफरेंस में समझ सकते हैं, इस संदर्भ में क्लियर होगा वो। ठीक है। ये सभी चीज किस चीज का निशानी है? सामान्य बुद्धि का। जन्मजात होता है, सबके अंदर मौजूद होता है, मात्रा सबकी अलग अलग होती है, और सभी प्रकार के मानसिक क्रियाओं में ये संलग्न होता है, शामिल होता है। ये सामान्य बुद्धि हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं विशिष्ट बुद्धि को। ठीक है, यानी एस फैक्टर को, स्पेसिफिक एबिलिटी या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस या एस फैक्टर। ये अर्जित योग्यता होती है। ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो अर्जित योग्यता होती है, यह जन्मजात नहीं होती है। ठीक है। और इनका संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। इसका संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर पकड़ में आएगा कि वास्तव में यह है क्या चीज। तो सबसे पहली विशेषता है कि अर्जित होती है, यानी अर्नड है, कमाया हुआ, मेहनत से अर्जित किया हुआ। दूसरी विशेषता है कि ये कई भी, एक से अधिक भी हो सकती हैं, और जो भी है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होगा। ठीक है। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो है वो, उसकी मात्रा एक से अधिक भी हो सकती है, और प्रत्येक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दूसरे से भिन्न होगा, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा। इसके बाद है कि ये किसी न किसी प्रकार के एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कार्यकुशलता से संबंधित होना। ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों में इसकी मात्रा अलग अलग होगी, सभी व्यक्ति में ये एक समान नहीं होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की विशिष्ट क्षमता या जिस प्रकार की विशिष्ट बुद्धि अधिक होगी,
वो उसी क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करता जाएगा। ठीक है? समझ में लगता है नहीं आ रहा है ये पॉइंट? जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैं इसको और क्लियर करूंगा। इसको ऐसे समझिए कि सभी व्यक्ति में बुद्धि की मात्रा तो है, सब में कुछ ना कुछ बुद्धि मौजूद है ना, वो सामान्य फैक्टर है। आप कैसा सोचते हैं, कैसा चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिस प्रकार से जी रहे हैं, ये जनरल फैक्टर है। अर्न फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर हम उसको कह रहे हैं जो आप अपने मेहनत से अर्जित कर रहे हैं। जैसे किसी को कंप्यूटर चलाना आता है और किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो आपने जो कंप्यूटर चलाना सीखा, ये आपकी अर्जित योग्यता है। ठीक है, ये आपकी अर्जित बुद्धि है। अब इसमें भी सबको एक जैसा कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, किसी को ऑन ऑफ करना और सिर्फ वीडियो वगैरह देखना आता है, किसी को ईमेल करना भी आता है। अब इसी में से कुछ लोग क्या, अभी तो कोरोना ने बहुत सारा चीज सिखा दिया। अब मीट पे क्लास लेना, जूम पे क्लास लेना, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग तैयार करना, यूट्यूब पे डालना, यहाँ तक भी पहुंच गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो एडिट करते हैं। जैसे फाइल का साइज अगर बड़ा हो गया तो उसको कंप्रेस करके तब वो यूट्यूब पर डालेंगे। तमाम तरह की चीजें हैं। तो एक एक करके आप उस फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर भी ये समान रूप से सबके अंदर पाई जाए। कोई हो सकता है कि कुछ अलग तरह के एप्लीकेशंस का प्रयोग जानता हो। अब जैसे अगर आपकी ही बात कर ली जाए, आप में हो सकता है कि कोई फोटोशॉप बहुत अच्छा कर लेते हो, किसी को इस चीज की जानकारी हो, और किसी के साथ हो सकता है कि बस वो ऑन ऑफ करना और जरूरी फाइल्स को खोलना ही जान पा रहे हो। इवन की पीडीएफ फाइल अगर कहीं गुम हो गया है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, तो उसको ढूंढने में भी असमर्थ। तो सब में अलग अलग प्रकार की क्षमता मौजूद होगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्रिकेट में सभी व्यक्ति में बुद्धि मौजूद है, सभी लोग थोड़ी या अधिक मात्रा में बुद्धिमान है, लेकिन वहां पर देखा जा रहा है कि कोई क्रिकेट के क्षेत्र में चला गया, तो क्रिकेट में अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो वो उसकी अर्जित योग्यता है, वो दूसरों से उसको अलग कर दे रही है। ठीक है, तो इसी रूप में अर्जित योग्यता को आप समझिए। तो यह है कि जिस व्यक्ति में ये योग्यता जितनी अधिक होती है, वो उस फील्ड में उतना ही अधिक सफलता प्राप्त करता है। मान लेते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आपकी योग्यता अत्यधिक है, तो आप इस फील्ड में और आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्रिकेट में अगर लगातार अपनी योग्यता को आप बढ़ा रहे हैं, तो आप और ज्यादा हाइट पे चले जाएंगे। टीचिंग की ही बात कर लें, टीचिंग में ही अगर आप अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता है जो अर्जित है, इसको कमाना पड़ता है। तमाम तरह से आपको दिमाग लगाना होगा, पढ़ाना पड़ेगा। एक स्टाइल को चुनिए, उसको अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसको बदलिए, फिर दूसरे का चयन कीजिए। इस तरीके से आप उस योग्यता को अर्जित करते हुए चले जाएंगे, और जितना अधिक अर्जित करेंगे उतना अधिक आप भविष्य में सफल होंगे। ठीक है, और विशिष्ट योग्यता में लास्ट में देख रहे हैं हम लोग कि ये योग्यताएं भाषा में, विज्ञान में और दर्शन में, भाषा में, विज्ञान में और दर्शन में भाषा में, विज्ञान में और दर्शन में विशेष प्रकार की सफलता प्रदान करते हैं। पहले में हम देख रहे थे कि सिर्फ योग्यता दे रहे हैं, यहां देख रहे हैं कि तो अधिगम में दोनों प्रकार के कारकों की आवश्यकता आपको होती है। स्पीयरमैन कह रहे हैं कि विषयों में स्थानांतरण केवल सामान्य कारक के द्वारा ही संभव होता है, और सामान्य कारक या योग्यता किसी व्यक्ति के द्वारा अंतर्दृष्टि से कार्य किए जाने में प्रदर्शित होती है। इसका मतलब है कि स्पीयरमैन ये कहना चाह रहे हैं कि टीचिंग के दौरान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, टीचिंग के दौरान जो जी फैक्टर है और एस फैक्टर है, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो सामान्य तरह की बुद्धि है वो सभी स्टूडेंट के पास मौजूद है,
उस सामान्य बुद्धि के आधार पर ही वो अपनी विशिष्ट बुद्धि का निर्माण कर सकता है या अपनी विशिष्ट योग्यता को अर्जित कर सकता है। तो ये दोनों ही फैक्टर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब किसी प्रॉब्लम में स्टूडेंट फंस जाता है या किसी समस्या उसके सामने आती है जिसका सॉल्यूशन उसको ढूंढना पड़ता है, तो उस समय वो अपने इनसाइट का प्रयोग करता है। ठीक है, और उसके द्वारा जिस इनसाइट का प्रयोग किया जा रहा है, जितना अधिक किया जा रहा है, ये स्पेसिफिक एबिलिटी उतना ही ज्यादा डेवलप होती चली जाती है। तो ये था द्विखंड का सिद्धांत। आगे हम लोग अपने अगले सेशन में यानी थर्सडे को जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तीन खंड के सिद्धांत के ऊपर।